नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है मेरे इस महाविद्या गुरुकुल 2.0 के चैनल पे। आज यह वीडियो आपके लिए एक वरदान से कम नहीं होने वाला है। अगर आप इस वर्ष क्लास 10th या क्लास 12th का एग्ज़ाम देने वाले हैं, परीक्षा में बैठने वाले हैं, तो मैं इतना ही कहूँगा कि आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। आज हम दर्पण प्रतिबिंब बनाने वाले हैं और समझाने वाले हैं और यह बताने वाले हैं कि वस्तु को कहाँ रखने से प्रतिबिंब कहाँ बनता है, कहाँ रखने से बड़ा छोटा बराबर बनता है और कहाँ रखने से प्रतिबिंब की प्रकृति वास्तविक और काल्पनिक होता है। इन सभी बातों में मैं देखता हूँ, क्योंकि मैं क्लास 10th और 12th के बच्चों को पढ़ाता हूँ, तो मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बच्चों को कहाँ पर दिक्कत होता है, कहाँ पर परेशानी का सामना करना पड़ता है। मैं उस परेशानी को आज एकदम दूर करने वाला हूँ, एकदम आपके दिमाग में फिट कर दूंगा। इसके बाद अगर इस वीडियो के बाद अगर आपको कहीं दिक्कत होता है तो मेरा पढ़ाना व्यर्थ है, एकदम दिक्कत नहीं होगा। बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। ऐसा समझाया गया YouTube पर एक भी वीडियो आपको एकदम नहीं मिलने वाला है। वो तो तब समझ आएगा जब मैं समझाऊंगा और आप पूरा समझिएगा, देखिएगा, तो आप आसानी पूर्वक कह पाइएगा सर ऐसा तो सब कोई समझा सकता है। लेकिन मैं आज कहीं सभी से 1000 गुना बेहतर तरीका से समझाऊंगा। ये तो पता चलेगा तब जब आप वीडियो को एंड तक देखिएगा। हमने बातें बहुत कर लिए और चलिए जोश और जुनून के साथ समझते हैं। अच्छा, दर्पण प्रतिबिंब, आप सबसे पहले दर्पण समझिए। तो दर्पण आप जानते हैं कि एक कैसा है, अपारदर्शी सतह। अपारदर्शी सतह है। अगर प्रकाश की किरण कहीं पार हो जा रहा तो दर्पण है ही नहीं, क्योंकि हम जानते हैं दर्पण का एक भाग रज्जित मतलब रंगा हुआ रहता है। अच्छा, ये बात तो आप जान गए। अब हमको बताइए कि यह कौन सा दर्पण है। अगर आपको दर्पण पहचानने में भी दिक्कत हो रहा है तो बड़ा समस्या है। हमारे YouTube चैनल महाविद्या गुरुकुल 2.0 पर दर्पण की पहचान करें, एक वीडियो है, जाकर देखिए। 2 मिनट चलिए इसको भी समझा देते हैं। देखिए, दर्पण का पहचान आपको करना है ऐसे। मान लीजिए यहाँ पर आपको हम दे रहे हैं एक दर्पण इधर से, हम 2 दर्पण यहाँ पर दे चुके हैं। पहला दर्पण मेरा ए है, दूसरा दर्पण ए है। बताइए ए कौन सा दर्पण है और ए कौन सा दर्पण है। तो एक ही बात ध्यान में रखिएगा कि शीशा में सूरत निहारती हो, कब होगा मैया का आरती होगा ना, सुने होंगे। तो जन्ने से आप सूरत निहारते हैं। बताइए इधर रंगल है तो रंगल देने कोई, अरे रंगल का देने कोई मुंह देखता है जी? नहीं देखता है। तो आप बताओ, शीशा में सूरत रंगल देने से कोई निहारेगा? नहीं निहारेगा। तो जने से निहारता है ने, वही होता है परावर्तक सतह, वही होता है परावर्तक सतह। अच्छा सर, परावर्तक सतह का मतलब आप समझाना क्या चाहते हैं? बस यही तो है। परावर्तक सतह अगर धंसा रहे, देखिए परावर्तक सतह ई तो नहीं होगा। परावर्तक सतह वो होता है जन्ने से हम सूरतिया देखते हैं। तो इन्हें से सूरतिया रंगल का देने से देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो ऑटोमेटिक मेरा ये हो जाएगा परावर्तक सतह। धंसा है तो हो जाएगा अवतल। क्या हो जाएगा जी? अवतल। अच्छा, इसके बारे में बताइए सर। इन्हें से तो सूरत एकदम नहीं देखेंगे, कहा कि रंगल देने से मुंह देखेंगे, मुंह का नाक नक्शा दिखेगा? दिखबे नहीं करेगा। तो देखना है किधर से जी? इस साइड से। तो यही मेरा हो गया परावर्तक सतह। जिधर से आप चेहरा मतलब सूरत देख रहे हैं वही है परावर्तक सतह। देखिए उठा हुआ है, तो अगर उठा हुआ रहे तो आपको समझना है उत्तल। एक बात समझ जाना है, उठल, क्या परावर्तक सतह उठल तो दर्पण हो जाएगा उत्तल, परावर्तक सतह धंसल तो हो जाएगा अवतल। सर परावर्तक के सतह नहीं समझ आता है तो देख लीजिए, जन्ने से आप सूरत देखते हैं वही होता है परावर्तक सतह। तो परावर्तक सतह कौन हो गया जी? इसका ए आगे वाला। तो ये देखिए धंसा हुआ है तो दर्पण अवतल। इसका परावर्तक सतह कौन हो गया? इन्हें तो मुंह देखेंगे नहीं सर, सूरत इस साइड से निहारेंगे क्योंकि इन्हें तो रंगल है। तो ये हो गया मेरा परावर्तक सतह। देखिए उठा हुआ, इसलिए दर्पण क्या हो गया? उत्तल।
अच्छा, अब आपको दर्पण समझने में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दर्पण प्रतिबिंब समझने में आपको अगर दिक्कत है तो बस हमारे वीडियो के एंड तक बना रहिए। आपको समझना है, ऐसा हो ही नहीं सकता है। देखिए, आप भली भांति जानते होंगे कि दर्पण अवतल हो या उत्तल, गोलीय दर्पण का प्रकार है। गोलीय दर्पण दो प्रकार के आप भली भांति जानते, एक अवतल दर्पण और एक उत्तल दर्पण। तो ये अवतल दर्पण है, लेकिन किसका प्रकार किसका है? गोलीय दर्पण का। तो हम जानते हैं, देखिए, कोई भी गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु जो होता है, मध्य बिंदु को ध्रुव यानी पोल कहते हैं, इसे P से सूचित किया जाता है। आप अच्छी तरह जानते हैं कि गोलीय दर्पण खोखले गोले का एक भाग होता है, जिसके हम केंद्र को क्या कहते हैं जी? वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, जिसे C से डिनोट किया जाता है, मतलब सूचित किया जाता है। अच्छा, दर्पण की वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और कौची? ध्रुव। देखिए, इनको मिलाने वाली रेखा। सर, दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो सरल रेखा होता है, उसी को हम प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। प्रधान अक्ष या मुख्य अक्ष कहते हैं। सर, अब देखिए, हमें सिर्फ प्रतिबिंब के बारे में समझना, इसलिए हम गोलीय दर्पण से संबंधित पद, वक्रता त्रिज्या, वक्रता केंद्र, इन सभी बातों को कम ध्यान देंगे। हम प्रतिबिंब के बारे में समझेंगे। अगर आपको और जानकारी प्राप्त करना है तो हमारे YouTube चैनल माँ विद्या गुरुकुल 2.0 के चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए और सारे वीडियो आपको अवेलेबल रहेगा, देख सकते हैं। अब देखिए, हमें समझना है सर प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब किसे कहेंगे? तो थोड़ा सा प्रतिबिंब का परिभाषा आप बताइए, प्रतिबिंब किसे कहेंगे? सर, अगर प्रतिबिंब बनेगा तो किसी वस्तु का ही तो बनेगा। तो दर्पण के सामने मान लीजिए कोई वस्तु हम रख दिए यहाँ पर, दर्पण के सामने कोई भी यहाँ पर वस्तु है, मतलब ऑब्जेक्ट, कोई ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु है, ठीक है। तो प्रतिबिंब कहेंगे किसे? देखिए, जब दर्पण के सामने कोई वस्तु रखेंगे तो प्रकाश किससे चलेगा? वस्तु से। अच्छा, अब सोचिए, मान लीजिए यह मार्कर है, इस मार्कर को हम देख पा रहे हैं, क्यों? तो आप कहेंगे सर प्रवर्तन के कारण। क्यों? क्योंकि अगर इसको हम देख रहे हैं तो प्रकाश किससे चल रहा? वस्तु से। इस वस्तु से चलकर हमारी आंखों पर पड़ रहा, और हमारे आंखों में जो लेंस है इसका प्रतिबिंब बना रहा, तभी हम वस्तु को देख पा रहे हैं। अब बताइए, तो वस्तु कोई भी दिखेगा कब? किसी भी वस्तु का प्रतिबिंब कब बनेगा? जब वस्तु से प्रकाश चलेगा। और मान लीजिए यही रहता अंधेला में, ऐसे लीजिए आड़ हम कर दिए, उससे प्रकाश टकराकर हमारे आंखों पर नहीं पड़ रहा है, अब वो हमको दिखाई नहीं देगा। तो ऑटोमेटिक बात हो गया कि अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है तो वस्तु से प्रकाश को चलाना पड़ेगा। अब बताइए, दर्पण के सामने कोई वस्तु है तो क्या दर्पण से चलेगा प्रकाश? नहीं, प्रकाश किससे चलेगा? वस्तु से। तो वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण, ठीक है सर, वस्तु से चलेगा प्रकाश की किरण। अच्छा, आप बताइए, क्या यह पार होगा? नहीं होगा, क्योंकि पीछे रजित है, मतलब रंगा हुआ है। तो सर, वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद, परावर्तन क्यों? देखिए, लौटना ही, टकराकर लौट जाना ही परावर्तन है। तो कहेंगे वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटती है, तो काटती हुई प्रतीत होती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्रतिबिंब कहते हैं। अब देखिए, तो अगर बात करें आपसे प्रतिबिंब किसे कहते हैं, तो आप सीधे ध्यान लगाइएगा, प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें एक वस्तु चाहिए, और प्रकाश भी किससे चलना चाहिए? वस्तु से। तो देखिए, वस्तु अगर रहेगा तो वस्तु से चलेगा प्रकाश, दर्पण पर पड़ेगा, और दर्पण से टकराकर किसी बिंदु पर काटेगा, उसी को हम कहेंगे प्रतिबिंब। बहुत सारा बच्चा गलती कर देता है, बोलता है किसी माध्यम से आने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के जिस बिंदु पर काटती, वो तो फोकस नहीं हो गया, फोकस हो गया। वैसे नहीं बोलना है। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब के लिए प्रकाश चलेगा वस्तु से।
वस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु पर काटे, प्रधान अक्ष के ऊपर भी काट सकता है, प्रधान अक्ष के नीचे भी काट सकता है, आगे भी काट सकता है दर्पण के, और दर्पण के पाछे भी काट सकता है, प्रधान अक्ष पर भी काट सकता है। इसलिए हम नहीं बोलेंगे कि सिर्फ प्रधान अक्ष पर, नहीं, कहीं भी काटता है तो ही क्या है, प्रतिबिंब। अब बात आता है सर, ये तो हम समझ गए, ठीक है, लेकिन अब हमको ये समझ नहीं आता, हम समझ ही नहीं पाते हैं। कोई अगर हमसे पूछ देता है कि वस्तु अनंत पर रखा गया तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो कहीं भी वस्तु को रख देता और पूछ देता है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, तो हमें काफ़ी कन्फ्यूजन होता है, हम समझ ही नहीं पाते। तो बस 2 मिनट हमारे साथ बने रहिए। आप थोड़ा सा ये बात ध्यान रखिएगा, मेरा थोड़ा सा एकदम प्यारा सा शॉर्ट ट्रिक है, स्टार इसमें लगा लीजिए। अगर बोले वस्तु को अगर है अनंत पर तब प्रतिबिंब बनेगा एफ पर, वस्तु है एफ पर तब प्रतिबिंब बनेगा अनंत पर। दूसरा, अनंत सी के बीच, अनंत सी के बीच तब प्रतिबिंब बनेगा एफ सी के बीच। प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, एफ सी के बीच। वस्तु अगर है एफ सी के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत सी के बीच, ठीक है। अगर वस्तु रहे सी पर तो प्रतिबिंब भी बनेगा सी पर। अच्छा, और चौथा बात ध्यान रखिएगा कि एफ और पी के बीच, एफ पी के बीच तब बनेगा प्रतिबिंब दर्पण के पीछे, दर्पण के पीछे। इतना बात ध्यान रखिएगा, बस थोड़ा सा लाइन है, थोड़ा सा 2 मिनट ध्यान दीजिए, समझिए। वस्तु अनंत पर, प्रतिबिंब एफ पर, वस्तु एफ पर तो प्रतिबिंब अनंत, वस्तु अनंत सी के बीच तो प्रतिबिंब एफ सी के बीच। अच्छा, वस्तुएं एफ सी के बीच तो प्रतिबिंब अनंत सी के बीच। अच्छा, वस्तु जब सी पर मतलब वक्रता केंद्र पर तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर। वस्तु एफ पी के बीच रहेगा तो कहाँ बनेगा, दर्पण के पीछे। अगर ये बात आप ध्यान रखते हैं, आपसे मान लीजिए कोई पूछ दिया कि अवतल दर्पण में, कौन सा दर्पण है जी, अवतल दर्पण। आपसे पूछ दिया अवतल दर्पण में वस्तु को, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा गया है, कहाँ रखा गया है, अनंत पर है, कौची, वस्तु। तो बताइए प्रतिबिंब कहाँ होगा, प्रतिबिंब कहाँ होगा। तो आप आसानी पूर्वक कह पाइएगा वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब अब मतलब फोकस पर हो जाएगा। क्या आप नहीं बता सकते हैं, चुटकियों में, हाँ एकदम चुटकियों में उड़ा सकते हैं। अच्छा, ऐसे ना बोले सर, हमको बोल देता वस्तु कहाँ है जी, वस्तु है एफ पर, एफ पर वस्तु है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, सर वस्तु है एफ पर तो प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत पर, सिंपल सी बात। अच्छा, अगर ऐसे हमको पूछ दे कि वस्तु को अनंत और सी के बीच रखा गया, अनंत और सी के बीच रखा गया है, रखा गया है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। आप अच्छी तरह जानते हैं, ये तो अनंत सब समझते हैं, सी का मतलब होता है वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र। अब बताइए वस्तु को कहाँ रखा गया, अनंत सी के बीच। तो जैसे कहे अनंत सी के बीच तो आपको कहना है एफ सी के बीच। वस्तु अनंत सी के बीच तो प्रतिबिंब एफ सी के बीच। एफ सी का मतलब हुआ प्रतिबिंब बनेगा फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, सिंपल सी बात। जब वस्तु को बोल दे कि वस्तु को रखा गया है एफ और सी के बीच, वस्तु को कहाँ रखा गया, मान लीजिए आपसे पूछे कि अवतल दर्पण में वस्तु को रखा गया एफ और सी के बीच, इसका मतलब फोकस और वक्रता केंद्र के बीच, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो सिंपल सी बात, वस्तु अनंत सी के बीच तो प्रतिबिंब एफ सी के बीच। जब वस्तुएं रहे एफ सी के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत और सी के बीच। तो अनंत और कहाँ, सी, सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। बताइए दिक्कत होगा जीवन में, कभी नहीं दिक्कत होगा। अब मान लीजिए आपको पूछ दिया कि अवतल दर्पण में वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखा गया है, कहाँ रखा गया है, वक्रता केंद्र। वक्रता केंद्र पर कौची है जी, वस्तु। वक्रता केंद्र पर क्या है, वस्तु। तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा सर, सी पर, तो सी पर मतलब वस्तु को अगर वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो प्रतिबिंब भी कहाँ, सी पर, यानी वक्रता
केंद्र पर ही बनेगा। आप समझ गए। ये बात ध्यान रखिए, जब वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब F पर मतलब फोकस पर, जब वस्तु F पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, जब वस्तु अनंत C के बीच तो FC के बीच, और जब वस्तुएं रहे FC के बीच तो प्रतिबिंब अनंत C के बीच, और जब वस्तु C पर तो C पर। कहना सर C पर सिसिया जाना है, C से सिसिया जाओ, वस्तु C पर तो प्रतिबिंब भी C पर। अच्छा, एक बात आता है कि वस्तु कहाँ है जी, F और P के बीच, तो दर्पण के पीछे बनेगा प्रतिबिंब। एक ही बात ध्यान रखना कि जब वस्तु रहे F और P के बीच, मतलब F मतलब फोकस और कोची P मतलब ध्रुव, फोकस और ध्रुव के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। हमको लगता है अब आप तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा इसमें फंसने वाले नहीं हैं। एक बार और देखिए, वस्तु अनंत पर तो प्रतिबिंब F पर, अब वस्तुएं F पर तो प्रतिबिंब अनंत पर, अनंत पर F पर, F पर अनंत पर। अच्छा, जब वस्तु अनंत C के बीच तो प्रतिबिंब FC के बीच, और जब वस्तु FC के बीच तो प्रतिबिंब अनंत C के बीच। जब कहे C पर तो कहना C पर, सिसिया जाना है CC। एक बात ध्यान रखना कि जब वस्तु रहे F और P के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा दर्पण के पीछे। अच्छा, इतना बात हो गया। अगर आपसे इसी प्रकार से मान लीजिए 2 मिनट में आपसे कोई पूछ ले कि वस्तु को लीजिए, एक क्वेश्चन है, वस्तु को कोई भी वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया है, फोकस के बीच रखा गया है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो कुछ नहीं सोचना, वस्तु को कहाँ रखे, वक्रता केंद्र मतलब C, अच्छा, और फोकस मतलब F। बताओ FC के बीच तो प्रतिबिंब बनेगा अनंत C के बीच, मतलब वस्तु है F और C के बीच तो प्रतिबिंब बन जाएगा अनंत C के बीच। मतलब कह सकते हैं प्रतिबिंब बनेगा अनंत और C मतलब वक्रता केंद्र के बीच। आप ऐसे याद रखिए, अनंत पर F पर अनंत पर, अनंत C के बीच FC के बीच, FC के बीच अनंत C के बीच, C पर सिसिया जाना है C पर। एक बात ध्यान रखिए, F और P के बीच तो दर्पण के पीछे। इतना अगर आप कर लेते हैं, देखिए अनंत C बोलिए, बाद में आप जानवे करते हैं C मतलब वक्रता केंद्र, F C के बीच तो बोलिए अनंत C के बीच, आद आप रखिए। उसके बाद जानवे करते हैं अनंत मतलब अनंत और C मतलब वक्रता केंद्र। तो इन बातों को ध्यान रखिए। सर ये तो हो गया वस्तु कहाँ रखेंगे और प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब बात आता है कि सर प्रकृति समझने में बड़ा दिक्कत होता है कि वस्तु की प्रकृति कब वास्तविक बनेगा, कब काल्पनिक बनेगा। तो एक बात ध्यान में रखिए, आप कभी आईना के पास गए हैं, भिरिया में जाएंगे तो मुँह छुछुंदर नियर दिखाए, बड़ा लंबा चौड़ा एकदम टेढ़ा मेढ़ा दांतर चिरारने दिखाई पड़ेगा। एक मतलब आप की समझते हैं, सर जब भिरिया में आ जाते हैं तो काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा? काल्पनिक का काल्पनिक हमेशा सीधा होता है। काल्पनिक मतलब हम हैं बड़ी सुथर, कभी मोटरसाइकिल के पास गए हैं, ऐसा करके देखेंगे न तो पूरा मुहार चौला, नाका मुहार एकदम पूरा चौला दिखाई पड़ता। आकि औसन आप रहते हैं जी? नहीं रहते हैं। तो एक बात समझिए सर, सबसे भिरिया में काल्पनिक एकदम वास्तविक तो नहीं बनता है। हमारा मुंह वास्तव में तो टेढ़ नहीं है सर, टेढ़ा कर देता है, नाक टेढ़ा नहीं है, टेढ़ा कर देता है। एक मतलब इस समझिए, जब वस्तु सबसे भिरिया रहेगा तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा? काल्पनिक। F और F है न, F से लेकर अनंत के बीच कहीं रखिए तो कैसा बनेगा? वास्तविक मतलब उल्टा। ये बात ध्यान रखिए। तो एक बात बताइए, वस्तु को कहाँ रखने से अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ रखने से हमको काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा? तो सर वस्तु को एक ही जगह, कहाँ? F और P के बीच, F और कोची P, F और P के बीच सबसे भिरिया में रखेंगे तब बनेगा कैसा? काल्पनिक प्रतिबिंब। F से लेकर कहीं भी रखें
सर हम रख दें ऑफ और सी के बीच, तो यो कैसा बनेगा? वास्तविक। ऑफ से लेकर एफ पर रखें तो यो कौची? वास्तविक। खाली ऑफ और पी के बीच कैसा बनेगा? काल्पनिक। ऑफ पर भी रखें वास्तविक, ऑफ और सी के बीच भी रखिए वास्तविक बनेगा, सी पर भी रखिए वास्तविक बनेगा, अनंत और सी के बीच भी रखिए वास्तविक बनेगा, अनंत पर भी रखिए वास्तविक बनेगा। सिर्फ काल्पनिक एक ही सिचुएशन में बनेगा, कब? जब वस्तु रहेगा ऑफ और पी के बीच, यही काल्पनिक बन सकता है। बात को समझते जाइए, फिर जब आपको समझाएंगे तो कहिएगा सर मजा आ गया। अच्छा, अब बात आता है सर हम समझ लिए प्रकृति, अब थोड़ा हम आकार समझते हैं। क्या समझते हैं? आकार, कि कब बड़ा बनेगा, कब छोटा बनेगा। सर इसको समझने में हमें काफ़ी दिक्कत होता है। कोई दिक्कत? देखिए ये होता है पी, ये होता है एफ, ये होता है सी, पेफसी, ऐसा याद रखिए, पेफसी, पी एफ सी, ये हो गया अनंत। अब देखिए अगर आपको होता है दिक्कत आकार में, तो सीधे सेंटर, सेंटर मतलब बीचों बीच, सेंटर मतलब बीचों बीच। जब सेंटर पर रहे ना तो कहना कैसा बनेगा? बराबर। कैसा बनेगा? बराबर। तो अब देखिए कोई भी आदमी है, सोचिए काहेल दर्पण के चक्कर में पढ़ के अपन पूरा कॉन्सेप्ट खराब कर लेते हैं और आपसे प्रतिबिंब पूछे बन भी नहीं करता है, कारण आप समझते नहीं हैं। किताबी ढंग से मत पढ़िए, उसको अपने नेचर में ढाल लीजिए। अब बताइए, बोले अवतल दर्पण में कहाँ रखने से बराबर बनेगा? तो सेंटर, सेंटर मतलब केंद्र, बीचों बीच, बीच में रखिए बराबर बनेगा। सर जैसी जैसी भीड़ आएगा, तुम ही सोचो दर्पण है, और जैसे जैसे भीड़ आएगा प्रतिबिंब बड़ा होगा, और जैसे जैसे दूर चल जाओ प्रतिबिंब छोटा होगा। अब बताओ कोई आदमी बहुत दूरिया में है, छोटा दिखाई पड़ता है कि नहीं? जैसे 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 लगभग सेंटर में आ जाता है तो जितना रहता है उतना दिखता है। अब पूरा भीड़िया सट जाए थोड़ा बड़ा दिखता है। बस वही बात सोचिए। सर अब बताइए, ये तो है दर्पण, ये क्या है? दर्पण। ये मेरा हो गया दर्पण, यह सेंटर। सेंटर पर तो हमेशा ध्यान रखिए, सेंटर मतलब एकदम सेम, सी से सेंटर और सी से सेम, सेम का मतलब बराबर बनेगा। और जैसे ही तुम भी आओ सेंटर, अच्छा बोल दे वस्तु को कहाँ? वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गई। वक्रता केंद्र और फोकस है, तो तुम बताओ सेंटर से आगे बढ़ा कि नहीं? आगे बढ़ा मतलब दर्पण के भीड़ जा रहा, तो प्रतिबिंब बढ़ जाएगा। तो कैसा प्रतिबिंब बनेगा? बड़ा। अच्छा, ऑफ पर रखा गया है तो प्रतिबिंब सर सेंटर पर ने बराबर बनता है, जैसे ही आगे बढ़ा बड़ा, फिर और आगे बढ़ा बड़ा ही बनेगा, और भीड़ आ गया सर तो यहाँ भी की बनेगा? बड़ा। ये तो और भीड़ आ गया, इसलिए वस्तु को जब ऑफ और पी के बीच रखा जाता है ने तो बन जाता है बहुत बड़ा। कैसा बन जाता है? बहुत बड़ा। अब जैसे जैसे दूर जाइएगा, वस्तु को बोले अनंत और सी के बीच रखा गया, बताइए इस सेंटर है, सेंटर पर सेम बराबर, और हम सेंटर से दूर नहीं हो गए तो दर्पण से देखिए दूर हो रहे हैं, तो यहाँ पर बन जाएगा कैसा? छोटा। अच्छा अनंत पर, सर अनंत मतलब बहुत दूर, तब बहुत छोटा, बहुत छोटा। अब देखिए सर हम समझ गए, सेंटर मतलब बीचों बीच, सेंटर पर सेम, सेम मतलब बराबर। जैसे सेंटर से आगे बढ़े तो मन में सोचना पी एफ सी, पेफसी, पी एफ सी। अच्छा बोल दे आपको सी और एफ के बीच, कहना सर सी मतलब सेंटर, पी एफ सी, पहले एफ आता है तो आगे बढ़ गए, सी से आगे न बढ़ गए तो प्रतिबिंब का आकार बड़ा होगा। सर बोले एफ पर, तो सर इस सेंटर से क्या है? पी एफ सी, पहले कौन आता है? एफ, तो मतलब सर पहले मतलब नज़दीक है तो प्रतिबिंब बड़ा बनेगा। तो अब हम समझ गए कि देखिए सेंटर पर रहेगा तो बराबर, इससे आगे कहीं भी रखें तो कैसा बनेगा? बड़ा। जब बहुत भीड़ में रखें मतलब ऑफ और पी के बीच बहुत बड़ा। सर सेंटर से जैसे ही दूर गए कहीं पर रख दें तो कैसा बनेगा? छोटा। अब बहुत दूर पर मतलब अनंत पर रहें तो बहुत। कई बार ऐसा प्रश्न आता है बहुत छोटा ऑप्शन में नहीं देता है, बोलेगा वस्तु को रखा गया ऑफ और पी के बीच, बताइए आकार कैसा होगा? तो आप बोलिएगा बहुत बड़ा। तो बड़ा, बहुत बड़ा अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो किस में टिक मारना है? बड़ा में। अरे बहुत बड़ा मतलब बड़ा, छोटा तो नहीं हो जाएगा। बहुत छोटा ऑप्शन में ना रहे तो छोटा, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आपसे एक प्रश्न देते हैं आपको, उसी में आप
एकदम समझ जाइएगा। अब बोले एक क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण में, कौन दर्पण में, अवतल दर्पण में वस्तु को, अवतल दर्पण में वस्तु को कहाँ, अच्छा अनंत और कहाँ, वक्रता केंद्र, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा गया है, केंद्र के बीच रखा गया है। अब नंबर 1 में प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। चलिए दूसरा में आकार क्या होगा, आकार क्या होगा। तीसरा में प्रकृति क्या होगा, प्रकृति क्या होगा। प्रकृति मतलब वास्तविक या काल्पनिक। सर पहले वस्तु को सोचिए कहाँ रखा गया, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच। अनंत, वक्रता केंद्र मतलब सी, वक्रता केंद्र को सी से रखते हैं। सर अनंत सी के बीच, तब प्रतिबिंब बनेगा आप सी के बीच, सिंपल सी बात। तो एफ सी के बीच, एफ मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। फोकस और सी मतलब वक्रता केंद्र के बीच, वक्रता केंद्र के बीच। अच्छा अब आकार क्या होगा, तुम देखो कहाँ रखा गया वस्तु की, देखो वस्तु को रखा गया अनंत और सी के बीच। तो अनंत है और सी, तो आप सोचिए पी एफ सी, पी एफ सी, अच्छा पी एफ सी और बाद ने अनंत। तो वस्तु को रखा गया अनंत और सी के बीच। तो देखिए इस सीन है जी, सेंटर पर सेम बनता है, लेकिन अनंत तो सी से दूरी न चल गए हैं। देखिए अनंत और सी के बीच, ये अनंत है, ये क्या है अनंत, और ये है सी, एक कर बीच में रखा गया है। सर तो देखिए सेंटर से दूर नहीं हो गए तो छोटा बनेगा, कैसा बनेगा, छोटा। तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा, छोटा। सेंटर पर बराबर, उससे दूर चल गए तो कैसा बनेगा, छोटा। उससे आगे बढ़ेंगे कैसा बनेगा, बड़ा। अब बताओ प्रकृति क्या होगा, वास्तविक की काल्पनिक। सर अब आप ही बोले हैं कि एक के जगह जब भिरिया में रहते हैं आप और पी के बीच जय काल्पनिक सीधा बनते हैं, बाकी बात आप से लेकर आप से कहीं भी रखिए वास्तविक और उल्टा बनता है। कैसा बनता है, तो प्रतिबिंब की प्रकृति क्या हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा, वास्तविक उल्टा। आप बताइए कितना आसान है। अब मैं आशा करता हूं कि अगर आपसे ऐसा प्रश्न आएगा ना परीक्षा में, अब चुटकियों में हल करने वाले, अगर नहीं कर दिए तो ऐसा हो नहीं सकता। रुकिए अभी 1-2 क्वेश्चन और देते हैं। अवतल दर्पण में वस्तु को हम रखा देते हैं, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर, अनंत वस्तु, अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा गया है। कहाँ रखा गया है, अनंत पर रखा गया है, रखा गया है। अवतल दर्पण में वस्तु को अनंत पर रखा गया है। चलिए पहला बताना है प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, दूसरा बताना है आकार क्या होगा, तीसरा बताना है प्रकृति क्या होगा। सर अब तो ये चुटकी हो गया, हमको मालूम है अनंत पर, एफ पर, एफ पर अनंत पर, और मालूम है अनंत सी के बीच, अनंत सी के बीच, और तक हो जाता है आप सी के बीच, सी पर तक कुछ हो जाएगा सी पर, आप और पी के बीच, आप और पी के बीच, तब होता कहाँ, दर्पण के पीछे। याद कर चुका, बस इसको याद कर लीजिए। तो वस्तु कहाँ रखा गया बताइए,